चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है और आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? कोई अनम्यूट करके बताएगा सर को? आवाज़ आ रही है और आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? जी जी सर, आवाज आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है। ठीक है, चलिए चलिए। तो हम लेक्चर 3 पढ़ रहे हैं। 2 हम पढ़ नहीं पाए थे, उसकी मैंने वीडियो लोड कर दिया है। कोई क्वेश्चन उसमें से कोई चीज़ पूछना चाहें या फिर हम ये वाला लेक्चर शुरू कर दें? ठीक है, हम आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। दो तरह के होते हैं, वैसे तो बहुत तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन हम जो मेजर क्लासिफिकेशन करेंगे दो तरह से होंगे। एक को तो हम प्रोडक्ट कहते हैं और एक को सर्विसेज कहते हैं। तो हम ज़रा देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है और सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है और किस चीज़ का ट्रेंड जो है आने वाले वक्तों में बढ़ेगा। ठीक है, तो इस सारी लाइनें वर्ड जो डिफरेंट कलर्स में लिखे हुए हैं, दैट हैज़ अ मीनिंग। तो एनीथिंग डज नॉट मेक सेंस, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है कोई चीज़, तो आप वहीं हाथ का इशारा कीजिए और रेज योर हैंड और स्टॉप, सर को पूछिए कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो देर आर टू मेजर कैटेगरीज। पहली कैटेगरी को हम कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है जनरल जेनरिक सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं तो ऑफिस को हम एक प्रोडक्ट कहेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक प्रोडक्ट बनाई है जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है सर्विस। सर्विस ये वो वाली चीज़ है जिसमें आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी को यूज़ करते हैं और किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मसलन एक कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, मसलन एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और वो कहती है कि हमने अपने प्रोसेस को ऑटोमेट करना है। तो फिर आप क्या करते हैं, जाते हैं जो आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मेथडोलॉजी है उसको यूज़ करते हैं। आप जाते हैं, कस्टमर से मिलते हैं, रिक्वायरमेंट लेते हैं, उसका डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसका आर्किटेक्ट बनाते हैं, कोडिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कस्टमाइज्ड डेवलपमेंट बेस्ड ऑन दी नीड और रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। तो ये एक सर्विस है, यानी जो सॉफ्टवेयर आपने बना के दिया है वो एक्चुअली जनरल प्रोडक्ट नहीं है, वो आपने एक मसले को सॉल्व किया है, एक कंपनी के एक कस्टमाइज उनकी रिक्वायरमेंट की बेस पे सॉफ्टवेयर बनाया है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सर्विसेज। को मजीद डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, तो ये तकरीबन प्रोडक्ट 50% है और सर्विसेज 50% है, लेकिन थोड़े दिनों में प्रोडक्ट जो है वो थोड़ी रह जाएगी और सर्विसेज जो है वो आगे चली जाएंगी। तो सर्विस सेगमेंट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। ठीक है, अब सर्विस में क्योंकि कुछ प्रोडक्ट भी शामिल हो गई हैं, हम आगे ज़रा चल के देखते हैं कि हम जो ERP होते हैं उनको भी सर्विसेज में लेते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ी थोड़ी चेंज करके कस्टमर की नीड को पूरा किया जा रहा है। तो हम देखते हैं आगे इसका क्या मतलब है। अब ये देखिए, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक प्रोडक्ट तो है कि आपने CD खरीदी और इंस्टॉल कर लिया। ये जो MS ऑफिस है या जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जिस तरह लिनक्स है, तो लिनक्स आपने लिया और इंस्टॉल कर लिया, उसमें कोई कस्टमाइजेशन नहीं होती। या विंडोज़ विंडोज़ लिया आपने और आपने इंस्टॉल कर दिया CD से या जिस चीज़ से भी। ठीक है, और इसमें जो भी प्रिंटर है, जो भी मोडेम है, वो आपने इंस्टॉल कर लिया, जो भी आपके हार्डवेयर है, वो मेजर चेंज नहीं होती है। ठीक है ना। तो हॉरिजेंटल मार्केट वो होती है जो हॉरिजेंटल होती है ना, जो जैसे आप इसको क्या बोलते हैं जानी, बहुत बड़ी मार्केट। और वर्टिकल का मतलब है ऊपर से नीचे जो वर्टिकल होता है। तो वर्टिकल का मतलब है फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल एक वर्टिकल है, बैंकिंग एक वर्टिकल है, ऑयल कंपनी एक वर्टिकल है।
तो इन कंपनीज में क्या होगा, बैंकिंग के अंदर एक बैंकिंग की एप्लीकेशन यूज होगी जो 80% 75% सेम होगी बैंकिंग का प्रोसेस, लेकिन कुछ चीजें कस्टमाइज होंगी तो वो आपको चेंज करनी पड़ेंगी। तो SAP या ओपन ERP या ओडो, ठीक है। बैंकिंग का एक सॉफ्टवेयर है टर्मिनोस कहलाता है। टर्मिनोस इज अ वेरी पॉपुलर स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर फॉर बैंकिंग एप्लीकेशन, ठीक है ना। अब तो मीज़ान बैंक ने इसको खरीद के इसको इस्लामिक बैंकिंग भी में भी कन्वर्ट कर दिया है 2 साल में, ठीक है ना। पहले इस्लामिक बैंकिंग नहीं था, लेकिन उनके जो उलमा हैं और उनके जो प्रोसेस हैं उसको कस्टमाइज करके, तो टर्मिनोस इज ए बैंकिंग एप्लीकेशन। अब ये वाली एप्लीकेशन है नीचे वाली जो सैप ओडो वाली है, ये वो हैं जो बनी हुई हैं और कस्टमर को देख के आप थोड़ी थोड़ी चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो वो है जो बनी बनाई प्रोडक्ट है। नीचे वाली जो चीज़ है इसको आप सर्विस कहते हैं। तो सर्विस क्या है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एज ए सर्विस दे रहे हैं। आपको प्रोग्रामर चाहिए आप वो ले लीजिए, आपको टेस्टिंग इंजीनियर चाहिए वो ले लीजिए, और आपको सॉफ्टवेयर को मेंटेन कराना है वो एज ए सर्विस ले लीजिए। आपका एक सॉफ्टवेयर है जो दिया किसी और कंपनी ने था और वो छोड़ के चली गई है पाकिस्तान, ठीक है ना। तो ऐसे जैसे यूनिलीवर में एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ था ERP, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जगहों पर नहीं लगा तो वो फिर इंग्लैंड की कंपनी थी, उसने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया पाकिस्तान में सर्विस। तो यूनिलीवर को अपनी टीम बनानी पड़ी, लोगों को हायर करना पड़ा, ठीक है ना। तो ये सर्विस कहलाती है। यानी जो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीख रहे हैं कि रिक्वायरमेंट लेना, फिर उसको डिज़ाइन करना, उसको कोडिंग करना और उसको टेस्टिंग करना, दैट इज कंसीडर्ड एज सर्विस। दैट्स नॉट अ जनरलाइज्ड प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है? मेक सेंस? कोई क्वेश्चन नहीं है? बात समझ में आ रही है यहाँ तक स्टूडेंट? भाई समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कोई प्रॉब्लम है कोई चीज़ तो मुझे पूछ लीजिए। बार अटेंडेंस क्यों कम है इतनी आज? रोज़ा लग रहा है सबको या कोई और बात है? ओके, यस सर आ रही है, ठीक है, चलिए, थैंक यू। अब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को जरा हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का क्या मतलब है? एक तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का मतलब ये है कि जो आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और जो बहुत सारे लोग हैं, तो जो भी प्रॉब्लम है आपको देखना समझना और फिर उस हिसाब से आपको आपके प्रोसेस को ऑटोमेट कर देना, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि बने बनाए सॉफ्टवेयर जो हैं, जो एक्चुअल रन ऑफ द मिल नहीं है, यानी माइक्रोसॉफ्ट की तरह के प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन कुछ बनाया हुआ था आपने 10 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले, इस कंपनी को भी चाहिए, तो इसमें चेंजेस करके इनको दे दो, मॉडिफिकेशन करके दे दो, ठीक है ना। ये कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है, बेस्ड ऑन द कस्टमर नीड, ठीक है। तो इसको कहते हैं कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन का मतलब है आपकी नीड के हिसाब से उस प्रोडक्ट को या उस बनी हुई चीज को चेंज कर दिया गया। फिर हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो चीज़ आप बना के देते हैं कस्टमर यूज करता है, तो वो जैसे जैसे वो इस्तेमाल करता है उसमें मॉडिफिकेशन चाहिए होती है, क्योंकि बिजनेस जो है वो एनहांस करता है। तो बिजनेस कहता है ये नहीं हो सकता, ये वाली रिपोर्ट नहीं हो सकती, ये हम नहीं डाल सकते, ये चीज़ें नहीं डाल सकते, सारी चीज़ें डाल दी जा सकती हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड इन्हांसमेंट। सॉफ्टवेयर को जब आप लेते हैं बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर जिस तरह बेबी नहीं होता उस तरह से बायोलॉजिकल ग्रोथ होती है। पहले तो बेसिक रिक्वायरमेंट लेते हैं और उसकी बेसिस पे आप सॉफ्टवेयर बना देते हैं, लेकिन जैसे जैसे सॉफ्टवेयर चलता है तो एडिशनल रिक्वायरमेंट आती जाती हैं, वो एडिशनल रिक्वायरमेंट आप डालते जाते हैं और सॉफ्टवेयर बड़ा होता जाता है, यानी फीचर्स ऐड होते जाते हैं, सॉफ्टवेयर मेच्योर होता जाता है। सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होती है तो उसमें से बग्स निकल जाते हैं। तो जैसे बच्चा होता है ना, पहले तो बैठ नहीं पाता, तो फिर बैठता है, फिर क्रॉल करता है, फिर दौड़ता है, तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर बनता है बेसिक फीचर्स के साथ। फिर उसमें फीचर्स ऐड होते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। फिर जैसे जैसे वो चलता है उसमें सारे सिनेरियोज इम्प्रूव हो जाते हैं। तो फिर साल 2 साल 3 साल के बाद वो सॉफ्टवेयर बहुत मेच्योर
और एनहांस फंक्शनैलिटी के साथ हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर की भी यही लाइफ साइकिल है। सर्विस एक और चीज़ है कि एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक बैंक है, उसके पास टेस्टिंग कंपनी नहीं है, तो एक सॉफ्टवेयर हाउस से कहता है भाई मुझे सॉफ्टवेयर टेस्ट कराना है, ये उसकी फंक्शनैलिटी है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है, आप 5 इंजीनियर भेज दीजिए, टेस्ट इंजीनियर। तो ये आउटसोर्स भी होती है, तो सर्विस है, यानी आपके पास एक टीम है जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करती है और फिर आप उससे हायर कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये पाकिस्तान में बहुत कम होता है, बाहर बहुत होता है। पाकिस्तान में एक तो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो आएगा वो हमारी एप्लीकेशन देखेगा। अगर बैंकिंग की एप्लीकेशन है तो लोग अपनी बैंकिंग चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। जब आएगा देखेगा तो फिर वो उसकी वीकनेस निकालेगा। तो पाकिस्तान में इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन बाकी यूएस यूरोप में बहुत पॉपुलर है। कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोग्रामिंग ये हमारे यहाँ है तो, लेकिन बहुत कम, बहुत पॉपुलर नहीं है कि जी 100 प्रोग्रामर इंडिया से हायर कर लिए, पाकिस्तान से बांग्लादेश से हायर कर लिए और उनको पाकिस्तान में बिठा लिया और अमेरिका में बिठा लिया। अमेरिका में तो बहुत होता है ना, थोड़ा सा कम हो गया। उसकी वजह कोरोना भी है, उसकी वजह से मेच्योरिटी भी है, उसकी वजह से कुछ और भी चीज़ें, वीज़ा की रिस्ट्रिक्शन भी है। लेकिन पहले ऐसे होता है ना, 100 200 लोग बुला लिए जाते थे किसी भी टूल के, और उनको वीज़ा दे दिया जाता था, उनसे काम लिया जाता था, फिर उनको 2 साल 3 साल के बाद वापस भेज दिया जाता था। तो ये सर्विस है, यानी आपको जावा आती है या आपको कोई अच्छी लैंग्वेज आती है, तो आपको कंपनी जो है वो 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए इंगेज कर लेगी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। तो आपकी कंपनी आपको भेज देगी, ठीक है ना, आपकी तनख्वाह भी लेगी और उनसे थोड़े से पैसे और ज़्यादा भी लेगी, आपसे कमाएगी और आपको कॉन्ट्रैक्ट पे भेज देगी। जब आपका पीरियड खत्म हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। दीज आर कॉल्ड सर्विसेज। अब ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, बना रहे होंगे कस्टमर के लिए, लेकिन वो कंपनी नहीं बना रही है आपकी। तो आप अपनी स्किल सेट को, अपने चीज़ों को एज ए सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। इसको यूँ समझ लीजिए, एक कारपेंटर है, सिर्फ फर्नीचर बनाता है और बना के अपने शोरूम पे रख देता है, तो वो एज ए प्रोडक्ट बनाता है, अपनी मर्जी से बनाता है, अपनी सोच से बनाता है और उसको बेचता है। एक होता है कि जी बेचता नहीं है, वो कहता है जी मैं एक बड़ा ही हूँ, कारपेंटर हूँ, आपको कोई काम कराना है तो आप बता दीजिए, तो ये सर्विस है, ठीक है ना। वो सर्विस दे रहा है, यानी आप उसको काम बताते हैं भाई इस तरह की टेबल बनानी है, वो पूछता है, सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट लेता है और आपको बना के दे देता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड सर्विस। सर्विस का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, डिफरेंस सर्विस एंड द प्रोडक्ट, ये फर्क समझ में आ रहा है हमारे स्टूडेंट्स को, यू अंडरस्टैंड दैट। आगे चलते हैं, ठीक है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये फर्क हमारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। आई डोंट नो 7 स्टूडेंट क्यों हैं, बाकी 7 का है। चलिए, तो इसकी वीडियो बन रही है, मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा हम देखते हैं कि सर्विसेज जो है वो क्यों आगे जा रही है। तो फर्स्ट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीलरेटेड ग्रोथ ऑफ द सर्विसेज। तो किसी वजह से सर्विसेज ज़्यादा पॉपुलर हैं, ज़्यादा कस्टमर मांगते हैं। उसकी वजह यह है कि जो चीज़ें बन गई हैं, और जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो जो शुरू में तो सबने लिया, अब लोगों ने ले लिया है और प्रॉब्ली नेक्स्ट रिलीज या नेक्स्ट वर्जन पे लोग नहीं जाएंगे। इस्तेमाल तो हो रहा है ना, वर्ड हो रहा है, टाइपिंग हो रही है, प्रेजेंटेशन बन रही है। तो सर्विसेज की ग्रोथ इसलिए है कि जो लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट नहीं की थी, अब वो प्रोडक्ट से नहीं हो सकती हैं, तो वो लोगों को बुलाएंगे, उनको दिखाएंगे और उनसे। तो अर्ली 60s में क्या था जनाब, कि आपके पास सॉफ्टवेयर बने हुए नहीं थे, तो आप उसको बनाने में बहुत टाइम लगाते थे, 2 साल 3 साल 5 साल, पैसे बहुत लगते थे क्योंकि कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी ना, तो बहुत लंबे लंबे टाइम लगते थे। यानी इंश्योरेंस का सॉफ्टवेयर बनाना है तो 5 साल में बनेगा, बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाना है तो 6 साल में बनेगा, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते थे, एनीथिंग वॉज नॉट अवेलेबल, ठीक है ना। अभी काम ही 50s में 60s में शुरू हुआ था। लेकिन अभी पिछले 50 सालों में, 40 सालों में क्या हुआ है कि जो सॉफ्टवेयर हाउस हैं, खासतौर पे जो पुराने और बड़े सॉफ्टवेयर हाउस हैं, उनकी इन्वेंट्री मेंटेन हो गई है। उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी कस्टमर ने बनाई थी, वो उनकी लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं, और आप उसको री यूज़ कर लेते हैं, उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको डुप्लीकेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टम्स लिमिटेड का नाम सुना होगा आपने। अब सिस्टम्स लिमिटेड 40 साल पुराना है और 6000 लोग हैं इसके पास।
अब 40 साल में इन्होंने बहुत सारी चीजें बना ही ली होंगी, बैंकिंग का सॉफ्टवेयर, इंश्योरेंस का सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो न्यूयॉर्क के जो स्टॉक एक्सचेंज का जो सॉफ्टवेयर है वो भी सिस्टम्स लिमिटेड ने बनाया है, ठीक है ना। अब पता नहीं किसने लगाया, लेकिन शुरू में तो इन्हीं का था। तो अमेरिका में भी काम है इनका, दुबई में भी काम है, तो बहुत बड़ी टीम है, 6000 लोग हैं तकरीबन, कराची, लाहौर, ठीक है। मैं इनको ट्रेनिंग भी देता रहा हूँ। बहरहाल बात ये कि इतने सालों में बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, बहुत सारी प्रोडक्ट इन्होंने बना लिए। तब कोई कस्टमर इनके से कहता है ये बनाओ, तो ये रिक्वायरमेंट लेते हैं और जो उनके पास प्रोडक्ट होती है उसको ये चेंज करके कस्टमर को जल्दी देते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक सॉफ्टवेयर हाउस खोल रहे हैं आज, या 3 महीने से या 1 साल से, तो आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं होगी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये वाला सॉफ्टवेयर जो है वो, ठीक है। Perhaps 30-35 years ago, we used to develop everything from zero, scratch, ठीक है ना। लेकिन अब बहुत सारे पुराने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जिन्होंने वो चीजें बना ली हैं। तो सॉफ्टवेयर हाउस नाउ ऑलरेडी कंप्लीट मेनी प्रोजेक्ट्स इन दोज ईयर्स, और उनके पास कोड अवेलेबल है। तो वो क्या करते हैं, सिमिलर प्रोजेक्ट में एक बैंक के लिए ये चीज बनाई थी, तो दूसरे बैंक को चाहिए, तो पूछेंगे इसमें क्या क्या चाहिए। जो चीज़ अवेलेबल है, नॉर्मली 75-80% चीज़ें अवेलेबल होती हैं। वो कहते हैं जी हम, ये हमारा प्रोसेस यूबीएल का ऐसा था लेकिन एचबीएल का ऐसा है, तो आप एचबीएल के अंदर जो उनका प्रोसेस चेंज है वो चेंज करके फटाफट दे देते हैं उनको, ठीक है। तो समझ में आ रही है कि जब आपने 50s-60s में सॉफ्टवेयर बनाते थे तो आपके पास कुछ था नहीं, इन्वेंट्री नहीं थी। अब जो आप इतने साल का सफर करके आए, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने सॉफ्टवेयर बनाए जो आपकी लाइब्रेरी में पड़े, उनको आप री यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ की वजह क्या है कि स्पीड ऑफ द कंडक्टिंग बिजनेस हैज इंक्रीज ट्रिमेंडसली, सॉफ्टवेयर शॉर्टनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, बिजनेस वांट्स सॉफ्टवेयर हाउस टू डिलीवर सॉफ्टवेयर क्विकली। अब इसको समझते हैं कि ये इंडस्ट्री की डायनेमिक्स चेंज हुई है या हमारे सोचने का स्टाइल चेंज हो गया। तो ये इंडस्ट्री की डायनेमिक्स नहीं चेंज हुई है, बल्कि हमारी जो सोसाइटी है उसके डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं। मसलन आपके जो पहले वाली जनरेशन है, अम्मी, अब्बा, चचा, ये लोग जब कपड़ा लेते थे, दर्जी के पास सिलवाते थे और सारा कुछ करते थे, ठीक है ना। तो एक लॉन्गर साइकिल था। अब ऐसा नहीं है, अब बहुत सारी चीज़ें रेडीमेड गारमेंट्स हैं, आप जाते हैं थोड़ी सी टेलरिंग कराते हैं या वही रेडीमेड गारमेंट पहन लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। पहले इतना बाहर खाने का फैशन ही नहीं था, आपको कोई चीज़ हो तो आप किसी को बताते थे, फिर गोश्त लाते थे, चीज़ें लाते थे, पकाते थे, सारी एक एक्टिविटी होती थी और खाते थे। अब तो ऐसा नहीं है, आप अपने पसंद के रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, 20 मिनट में वो चीज़ आ जाती है। तो ये डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं इंसान की, सोसाइटी के। तो बिजनेस भी इस तरह से, बहुत सारी चीज़ें, उसके पास फाइनेंशियल मसल है, पैसे हैं, और उनके पास बिजनेस की डायरेक्शन है। तो वो कहते हैं यार हम 3 साल इंतजार नहीं कर सकते किसी बिजनेस को शुरू करने में, हम तो 3 महीने में, 4 महीने में शुरू कर रहे हैं। आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है तो आप बता दें। एक तो ये इस तरह से डायनेमिक्स चेंज हो गई। दूसरा ये कि जो सॉफ्टवेयर हाउस बहुत पुराने हैं, 30-30 साल, 35 साल पुराने, उनको मालूम है कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट यही है, या तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो एक जनरलाइज सा सॉफ्टवेयर बना लो, सारी फार्मास्यूटिकल को चलेगा। इसी तरह से सॉफ्टवेयर हाउसेज ने भी स्पेशलाइजेशन कर लिया। मसलन एक सॉफ्टवेयर हाउस है जिसको मैं जानता हूँ, उसका नाम है पेंटा सॉफ्ट, ये सिंगापुर का एक सॉफ्टवेयर हाउस है तो सॉफ्टवेयर हाउस। आप कहेंगे सॉफ्टवेयर हाउस तो हर चीज बनाता है, वो हर चीज नहीं बनाते, सिवाय इंश्योरेंस के सॉफ्टवेयर के और कोई चीज नहीं बनाते। उनका जो प्रोग्रामर है, उनका जो डिजाइनर है, उनका जो आर्किटेक्ट है, हर आदमी जो है वो इंश्योरेंस बोलता है। इतनी जबरदस्त नॉलेज है, छोटी सी टीम है और इंश्योरेंस का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बट दे आर एक्सपर्ट इन इंश्योरेंस, ठीक है। तो एक्सपर्ट इंश्योरेंस में कोई वजह होगी। बैंकिंग का सॉफ्टवेयर नहीं जी हम नहीं बनाते, सप्लाई चेन का सॉफ्टवेयर हम वो नहीं बनाते, हम यही बनाते हैं, बस इसी में फोकस करते हैं, ठीक है। तो अब मसला क्या हुआ है कि जनाब लोगों को जल्दी जल्दी सॉफ्टवेयर चाहिए। तो अब क्या है कि अगर आपके डीएसयू में या कोई भी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को सॉफ्टवेयर चाहिए,
तो एक तरीका ये है कि आप मांगेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपने 5 सॉफ्टवेयर हाउसेस को कॉल किया है, तो अगर 2 के पास बना हुआ है तो वो कहेंगे जी हम 3 महीने में दे देंगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट दें, हमारे पास तो बना हुआ है, आपकी चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करेंगे और दे देंगे। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं बनाया हुआ तो आप कहेंगे जी हमें तो 1 साल लगेगा, ठीक है ना। तो ज़ाहिर सी बात है जो ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों के साथ चली जाएगी जिसके पास पहले कुछ है, उसका डेमो भी देख लेंगे, चीज़ें भी देख लेंगे और कम वक्त में वो चीज़ डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो ये डायनामिक्स चेंज हो गई, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन। अगर आपको याद होगा कि मतलब पहले ज़माने में तो चीज़ें इतनी ऑटोमेटेड नहीं थी जिस तरह आज है। आज का जो छोटा सा बच्चा है एक छोटे से मोबाइल को चला रहा होता है उसकी, ठीक है ना। पहले हर चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर नहीं होती थी, तो ऑटोमेशन बहुत बढ़ गई है और कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं। तो इसलिए बहुत सारा होमवर्क जो पहले कस्टमर करता था या टाइम दे देता था, अब नहीं है। अब ना वो वक्त देगा, ना वो रिक्वायरमेंट देगा। ये सारी चीज़ें आपने खुद समझनी है। अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, प्रोटो बनानी है या कोई डेमो बनाना है, ये सब आपने खुद करना है, ठीक है। तो अगर आपकी चीज़ समझ में आ गई तो वो पैसे देकर खरीद लेगा, तो दैट इज कॉल्ड सर्विस, ठीक है। तो नाउ सॉफ्टवेयर कोड इज रीयूज्ड, यहाँ जो ब्लू कलर से वर्ड लिखा हुआ है रीयूज्ड, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये जो वर्ड लिखा है रीयूज, रीयूज का क्या मतलब है कि आपने बहुत सारी पहले से लाइब्रेरी बनाई हुई है, कोड बनाया हुआ है, चीज़ें बनाई हुई हैं, तो आप पूरा पूरा नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं, वो जो चीज़ है उसको उठा के यूज़ कर लेते हैं। अब जो चीज़ यूज़ हो रही है वो ऐसी बनी हुई हो कि कहीं प्लग एंड प्ले हो सकती है, उसको समझना आसान हो, उसकी लॉजिक आसान हो, ठीक है ना। तो वो ऐसे बनी हुई बनाई ऐसी है कि जी वो कहीं भी यूज़ हो सकती है, तो फिर आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप उस कोड को ट्रेलर कर सकते हैं। उसका मतलब है सॉफ्टवेयर इस तरह से बनेगा कि कस्टमर की नीड को समझेंगे, देखेंगे और हम उसको चेंज कर देंगे। तो चेंज करने के लिए सॉफ्टवेयर का समझना ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? सर्विस का और प्रोडक्ट का फ़र्क समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आ रहा है भाई समझ में या नहीं आ रहा है? चलिए अब हम थोड़ा सा देखते हैं हिस्टोरिकली, हिस्ट्री इसलिए पढ़ रहे हैं कि थोड़ा सा हमें समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हम कुछ टेक्नोलॉजीज सीखेंगे। इन टेक्नोलॉजीज से या इन टेक्निक से सॉफ्टवेयर बनाने में जल्दी बना पाएंगे और गलती कम से कम होगी, ठीक है ना। तो हम जरा देखते हैं। चलिए आज जरा पहला रोजा है तो जरा मुश्किल हो रही है पढ़ाने में, लेकिन बहरहाल चलिए शायद 1-2 दिन में हम आदी हो जाएंगे। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, ट्रेडिशनल बनाने के तरीके क्या थे और अब मॉडर्न तरीके क्या हैं। अब मॉडर्न तरीके क्यों सीखने हैं, जब आप सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगे जहाँ पर 200-300 लोग हैं, तो वो क्या ट्रेंड्स हैं अगर वो आपको मालूम नहीं है तो फिर आप उस टीम में फिट नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्री में जब हम जाएंगे तो इंडस्ट्री हमसे क्या डिमांड करेगी, ठीक है। तो हम ज़रा समझते हैं ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न, ठीक है। तो पहले क्या होता था, अब क्या है, तो हम ज़रा देखते हैं। तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो पढ़ेंगे हम इस कोर्स में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बेसिक स्टेप्स पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट लेना, डिज़ाइन करना, डेवलप करना, टेस्टिंग करना। फिर जब हम इंडस्ट्री में जाएंगे तो हम ये तरीके जो हमने पढ़ के आए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और ये वहाँ मिलेगा नहीं या मेजॉरिटी लोगों को नहीं मिलेगा। तो वहाँ क्या मिलेगा, वो एक्सपेक्टेशन सही कर लें। क्यों, आज से 30 साल पहले 40 साल पहले तो सॉफ्टवेयर थे नहीं, तो हर चीज़ ज़ीरो से बनती थी, स्क्रैच से बनती थी और टाइम लगता था। तो हमें पूरी इंजीनियरिंग इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता था। लेकिन अब हम जब जाएंगे इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें बनी हुई होंगी, तो ज़ीरो से नहीं बनने को मिलेगी। और हम कहेंगे यार हम तो ये वाला काम कर रहे हैं और ये वाला काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा बहुत होगा। बने बनाए सॉफ्टवेयर को समझना, अंडरस्टैंड करना और उसके अंदर चेंजेस करना, ये बहुत मिलेगा आपको। या
दो सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर ये है, दूसरा सॉफ्टवेयर ये है, इसको इंटीग्रेट कर दो, इनको जोड़ दो, ठीक है। तो अब ये तो हमने पढ़ा नहीं है इंटीग्रेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, हमने तो बेसिक इंजीनियरिंग पढ़ी है सॉफ्टवेयर की, तो ये वाला काम नहीं। तो मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, थोड़ा सा समझना है। जब आप जाएंगे इंडस्ट्री में तो जीरो से बहुत कम चीज़ें बनेंगी। आप बनाएंगे तो 7 सेमेस्टर में FIP करेंगे, तो अपना बिजनेस का आइडिया लाएंगे, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, उसको डिज़ाइन करेंगे, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे तो आप ये सब कर सकते हैं। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये वाले ऑप्शन इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। कहीं हो सकता है कि कोई नई चीज़ बनानी हो, बहुत छोटी सी या बड़ी सी, लेकिन आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल एक ERP बनाना चाहते हैं आप, अब 15 ERP अवेलेबल हैं जो हाईली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हैं। तो ये तो बहुत पॉसिबल है कि कहीं आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, ERP चल रहा हो और उसमें कुछ चेंजेस करनी है, एनहांसमेंट करनी है, ठीक है ना। तो आपको ने उसको कोड आता हो लिखना, जैसे अगर आप SAP है तो SAP लिखने के लिए ABAP एक लैंग्वेज है, ABAP जिसको आपको आना चाहिए। वो अगर आपको आती है तो आप SAP के अंदर भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। इसी तरह से और भी सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, कुछ ओपन सोर्स भी हैं, ठीक है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि जनाब, पुराने जमाने में एक और भी ये था कि आप लिखते थे सॉफ्टवेयर, उसको रीयूज नहीं करते थे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट था ही नहीं। आप एक चीज बना रहे हैं और एक स्पेसिफिक कस्टमर के लिए बना रहे हैं, लेकिन जब आपको एक और कस्टमर ने भी वैसी बात कही तो फिर आप कहते हैं यार हमने तो इस तरह से बनाया ही नहीं है। अगर हम इस तरह से पता होता कि 3 कस्टमर को चाहिए तो हम बनाते ही इस तरह से। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको मालूम है कि जो मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ वो फॉर एग्जांपल एक फार्मास्यूटिकल के लिए बना रहा हूँ, तो फार्मास्यूटिकल का जो ऑपरेशन है वो 80% सबका सेम ही होगा, ठीक है ना। हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो, या 75% सेम होगा। तो अगर मैंने एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर बना दिया है तो जितनी भी फार्मास्यूटिकल है सबको खरीदना होगा, ठीक है। तो इस माइंड सेट से, क्योंकि आज से 20-25 साल पहले पता नहीं था ना, इस तरह से नहीं बनता था, ठीक है। तो आप उस तरह से, तो देयर आर लॉट्स ऑफ बिजनेस के, इस तरह से पहले ऑनलाइन बिजनेस नहीं होता था, चीज़ें तो पहले भी बनती थी, आप दुकान पे जाते थे और ख़रीदते थे। लेकिन अब क्योंकि डायनेमिक्स चेंज हो रही है, किसकी, सोसाइटी की, कि अब आप ट्रैफिक में नहीं जाना चाहते, सिक्योरिटी का एक कंसर्न है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप घर पे बैठ के ऑर्डर करते हैं और आपको घर पे आके 100-150 रुपये एक्स्ट्रा ले लेता है, लेकिन घर पे आके आपको ऑर्डर दे देता है। थिंग्स आर चेंजिंग, ठीक है। सॉफ्टवेयर में भी इसी तरह से है कि जब आप पुरानी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाते थे, ये पुरानी लैंग्वेज है, आई डोंट नो किसी ने नाम सुना हुआ है, कोबोल, RPG, फोर्ट्रान, पैस्कल, बेसिक। पैस्कल मैंने अपने ज़माने में पढ़ी है, तो पैस्कल ये लैंग्वेज है जो, अगर आपने C++ पढ़ी है या जावा पढ़ी है या पाइथन पढ़ी है, तो ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं पैस्कल से ड्राइव हुई हैं। फॉर्मेट तकरीबन वैसे ही है, सिवाय इसके कि इसमें फीचर्स ऐड हो गए हैं या कोई चीज़ एनहांसमेंट हो गई है, अदरवाइज तो वो डेरिवेशन है पैस्कल की। C++ पैस्कल से निकली है और जावा में तकरीबन वैसे ही सिंटेक्स है। और अब जो पाइथन लिखी जाती है दैट्स मोर पावरफुल, लाइब्रेरी स्ट्रांग हो गई है। लेकिन मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं लगता जो पैस्कल मैंने की है तो उसको अडॉप्ट करने में। फार्मूला ट्रांसलेशन, फोर्ट्रैन जो है ना, फार्मूला ट्रांसलेशन अब यूज़ नहीं होती है, ऑब्सलीट हो गई है। लेकिन पुराने ज़माने में जो कोई इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन लिखी जाती थी तो वो इसमें लिखी जाती थी, इसमें बहुत सारे फार्मूले थे, मैथमेटिकल नोटेशंस थी, सारी चीज़ें करते थे आप, ठीक है। तो इसमें रीयूज़ का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अब आ जाएगा। ये एप्लीकेशन होती थी, आपने पता नहीं देखी है नहीं देखी है, ये एक टेक्स्ट होता था, आपको नंबर 1 प्रेस करेंगे तो रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, नंबर 2 प्रेस करेंगे तो रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, 3 पे ये ऑप्शन है, 4 पे ये ऑप्शन है और 7 पे आप बाहर निकल जाएंगे। तो ये बहुत एक्स बेस्ड एप्लीकेशन हुआ करती थी, ठीक है। कोई ग्राफिकल इंटरफेस नहीं थी, तो ये पुराने ज़माने में ऐसे बनती थी एप्लीकेशन, टेक्स्ट में नहीं होता था। अब ऐसा नहीं है, ज़्यादातर चीज़ें GUI होती हैं। देखिए ये GUI बेस्ड होती है ना, आपने तो मेरे ख्याल से टेक्स्ट बेस्ड चीज़ें देखी नहीं होंगी,
ठीक है, लेकिन आज से 25-30 साल पहले हर चीज टेक्स्ट बेस्ड हुआ करती थी। तो ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है ना। जो ट्रेडिशन था वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। पहले जब मैंने अपना करियर शुरू किया था लिनक्स या यूनिक्स के साथ, तो यूनिक्स का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम था वो लाइन, जैसे आप डॉस लिखते हैं ना, लाइन बेस्ड था। अब तो हर चीज मेन्यू से चलती है, ठीक है, ये कर दो ये कर दो। एक चीज और भी है जो ओपन सोर्स का वर्ड, पता नहीं आप लोगों ने सुना है नहीं सुना है, GNU। इसको अगर चाहें तो नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा, GNU या ओपन सोर्स। अभी ओपन सोर्स क्या है, एक पूरी फिलॉसफी है कि जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, IBM, माइक्रोसॉफ्ट या ओरेकल, ये इतने बड़े हो गए हैं कि छोटी छोटी कंपनी को चलने ही नहीं देते। अगर आप कोई टैलेंटेड सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कंपनी है आपके पास 10 लोगों की, 15 लोगों की, 20 लोगों की, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको ऑफर देगी करोड़ों डॉलर की, आपको खरीद लेगी, कंपटीशन को किल कर लेगी और कहेगी आप माइक्रोसॉफ्ट हैं, बस अब ये बनाना छोड़ें, बस आप माइक्रोसॉफ्ट बन जाएं और आपके टैलेंट को हम यूज़ करेंगे, आपको तनख्वाह देंगे और आप माइक्रोसॉफ्ट के नाम से बेचेंगे। तो ये पिछले 20 सालों में, 15 सालों में, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये कंपटीशन को खरीद लेती हैं और फिर कस्टमर से पैसे चार्ज करती हैं, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे लोग जो इन चीज़ों को समझ रहे थे, फिर इन लोगों ने कुछ चीज़ें बनाना शुरू की, जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो शुरू में तो ये 2-4 लोग थे, लेकिन अब इतनी बड़ी बड़ी कम्युनिटी हो गई है 5 साल 6 साल में, कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है ओपन ERP या ओडो। अब यहाँ 3,000-4,000 की कम्युनिटी है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जो एरर्स आइडेंटिफाई होते हैं, एनहांसमेंट आइडेंटिफाई होते हैं, और ये कम्युनिटी बना बना के डालती है, कोई कॉस्ट नहीं लेती। I don't know, ठीक है। ठीक है, और एक और ट्रेंड क्या हो गया है कि पहले जो ट्रेडिशनल तरीका था उसमें आप बहुत लंबा टाइम लगाते थे रिक्वायरमेंट लेने में, समझने में, जिसको वाटरफॉल कहते हैं या जिसको हम ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी कहते हैं। लोग जाते थे, रिक्वायरमेंट लेते थे और फिर उसको बनाते थे। तो रिक्वायरमेंट लेने में महीना लग गया, सवा महीना लग गया, उसके बाद 4 महीने सॉफ्टवेयर बनाने में, फिर कस्टमर दिया और फिर कस्टमर उसमें खामियां निकालता था। तो बहुत लेंदी साइकिल था इसका, और इसमें एरर्स भी बहुत आते थे, ठीक है, क्योंकि था ही कुछ नहीं, ना प्रोसेस था ना सॉफ्टवेयर अवेलेबल थे। अब ऐसा चेंज हो गया। अब क्योंकि आपके पास बने हुए सॉफ्टवेयर हैं, तो आप क्या करते हैं कि जो क्लोजर सॉफ्टवेयर है उसमें से आप चीज़ें निकाल लेते हैं, उनको जोड़ते हैं और रीयूज कर लेते हैं जो पुरानी लाइब्रेरीज बनी हुई हैं। तो एक तो ये आप बहुत करने लगे हैं, जिससे डेवलपमेंट का साइकिल कम हो गया। और नंबर 2 जो लिखा हुआ है ना, फैसिलिटेट एंड अकोमोडेट क्लाइंट्स फीडबैक। तो अब जो हम पढ़ेंगे स्क्रम या एजाइल की मेथोडोलॉजी, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ गई है, ठीक है। यानी पहले कस्टमर सिर्फ रिक्वायरमेंट देता था, फिर आप महीनों के बाद सॉफ्टवेयर बनाते थे, उसमें एरर निकाल देता था। अब तो रिक्वायरमेंट देते वक्त, डेवलप करते वक्त वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। तो खास तौर पे एजाइल के अंदर या स्क्रम के अंदर, वाटरफॉल में तो नहीं होता क्योंकि वो ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी है, लेकिन नई मेथोडोलॉजी में वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो क्लाइंट फीडबैक, तो पहले, आज से 20 साल पहले जब मैं सॉफ्टवेयर बनाता था तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट नहीं होती थी, लेकिन पिछले 6 साल से 7 साल से एक नॉलेज एरिया आ गया है, स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन एंड एंगेजमेंट। इसका मतलब है स्टेक होल्डर को मिलाना, शामिल करना, ये बहुत जरूरी हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक कर लें, सर को बोलने में मुश्किल हो रही है, तो जस्ट वेट फॉर द 5 मिनट्स, मैं अटेंडेंस ले लूँ, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा 5 मिनट के ब्रेक से फिर पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए, तो मैं रोक रहा हूँ।
चलिए इधर अटेंडेंस बोल देंगे जो भी लोग हैं, फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे। मोहम्मद अदील, अदील अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अटेंडेंस बोल दीजिए। अदील वाला नजर आ रहे हैं, अदील खान। चलिए अब्दुल्ला अहमद खान, करेक्ट सर। मुकर्रम अहमद खान, मोहम्मद बिलाल, Present, sir. अब्दुल हसीब खान, Sir, Mohammed Bilal present. मोहम्मद बिलाल, चलिए लगा दिया, मुझे कोशिश तो की थी। चलिए अब्दुल हसीब खान, मोहम्मद इम्तियाज, चलिए इम्तियाज नजर आ रहे हैं आप, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। अक्षय कुमार, चलिए अटेंडेंस लेना शुरू हुआ तो और लोग भी आ गए। अक्षय नहीं है। हारिस मीर, शाहिद मुस्तफ़ा, शाहिद मुस्तफ़ा, चलिए नजर आ रहे हो। मोहम्मद मुजम्मिल खान, अब पता नहीं, मोहम्मद मुजम्मिल खान, प्रेजेंट सैयद अली शाह, प्रेजेंट सर। जी, उमर शकील, प्रेजेंट सर। अब्दुल समद वोरा, अब्दुल वाजिद, ठीक है, कोई रह तो नहीं गया? ठीक है, चलिए अटेंडेंस हो Sir, गई। Adil रह गया, उनका जी माइक का इशू है, वो कह रहा है। मोहम्मद अदील, मोहम्मद मोहम्मद अदील, अदील रह गए सर, टॉप पर उनका माइक का इशू है, कह रहे अदील की अटेंडेंस लगा दी ना? हैं। अब हो गया, ओके सर। हो गया देखिए, बेसिकली, अब हो गया। जी ठीक है, गिव मी 5 मिनट्स, मैं जरा ब्रेक ले लूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे आपको पढ़ाता हूँ। जरा मुश्किल हो रही है आज ना एडजस्ट होने में।